सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर समझा रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें समझें महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी पोजीशन बनी कि महायुद्ध शुरू हुआ। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। यानी एक महायुद्ध ख़त्म हुआ और आर्थिक मंदी का दूसरा महायुद्ध की जैसा शुरू हुआ। अब समझें युद्धकालीन रूपांतरण, कैसे युद्ध में विश्व बदला। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यह लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक, यानी उसी सत्र में क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र, उस समय औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की की थी ब्रिटेन ने, तो औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से, और भी थे, तो यही एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब, यानी आपस में जो शत्रुता थी उन्हें नीचे दिखाने के लिए, उन्हें हराने के लिए सबके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की ही देन थी, क्योंकि ये जितने भी शस्त्र थे ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों के ही माध्यम से बने थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले आधुनिक क्षेत्र में इतनी खोजें नहीं हुई थी, न मशीनों की इतनी खोजें हुई थी। लेकिन आधुनिक युग में ये उद्योगों की ही देन थी, ये नए नए शस्त्र। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। तो ये भी बड़े उद्योगों का ही परिणाम था। बड़े जलपोत और रेलगाड़ी, ये सब यातायात के साधनों की जो सुविधा हुई थी, ये भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, नई उम्र के लोग, और इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई, क्योंकि काम करने वाले युद्ध लड़ रहे थे और ख़त्म भी हो रहे थे। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की ज़रूरतों के हिसाब से पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया, यानी सब जुट गए युद्ध सामग्री बनाने में। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। मतलब जो पहले संबंध थे वो अब दुश्मनों के रूप में सामने आ गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय, पहले कर्जदार था अमेरिका, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका को अपने उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल कर रहा था,
तो लेकिन अब अमेरिका कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बन गया। युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। यानी विश्व स्तर पर अमेरिका सबसे धनी देश बन गया। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और युद्ध के बाद लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना, यानी ब्रिटेन जो पूरा छाया हुआ था भारत के बाज़ारों में, वो स्थिति ब्रिटेन के लिए प्राप्त करना भारत में बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इस कारण युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि युद्ध सामग्री बड़े स्तर पर बन रही थी और इस वजह से उत्पादन भी बढ़ा था और रोज़गार भी बढ़े थे। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुई उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोज़गारी बढ़ने लगी। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोज़गार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई। यानी युद्ध के बाद सभी के दिमाग में बेचैनी और अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया था। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर विचार किया जाए तो युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। यानी पूरे विश्व के देशों को ये गेहूं की आपूर्ति करता था, यूरोपीय देश करते थे मतलब। और युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। भाई उन्होंने प्रयास किया तो वहाँ भी पैदावार बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार फिर से सुधरने लगी और विश्व बाज़ारों में गेहूं की अति की हालात पैदा हो गई। यानी इतनी ज़्यादा पैदावार, इतना ज़्यादा गेहूं हो गया कि बहुत ज़्यादा हो गया और अनाज की कीमतें गिर गईं। ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गया। यानी पैदावार बढ़ने के बाद भी किसान कर्ज में फंस गया। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं